सभी लोगों को फटाफट ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन हमने सब पढ़ लिया है और प्रकाश के प्रवर्तन में हम बेसिकली आपका दर्पण के बारे में पूरा पढ़ लिया। चलिए आज हम कुछ देखते हैं अपवर्तन को लेकर के, अपवर्तन क्या होता है और क्या क्या इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है लेंस के बारे में कि लेंस कैसे कार्य करता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीजें देखना है। आप लोग एक बार बता दीजिए कि आवाज क्लियर है क्या आप लोगों को और स्क्रीन दिख रहा है। चलिए चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। हमने तभी बताया आपको कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, अपवर्तन है क्या। प्रवर्तन तो हम लोग समझ लिए थे, प्रवर्तन में क्या समझे थे हम लोग। प्रवर्तन के लेकर बात करें तो प्रवर्तन में था कि कोई आपका दर्पण हुआ करता था, उसमें एक अभिलंब था और उस पर एक आपतित किरण हुआ करती थी, आपतित किरण। और वो क्या है, आपतन बिंदु पर गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। ठीक है, मान ली ऊपर वाला माध्यम अगर वायु है, ठीक है, तो वायु से आपतित किरणें आई है और दर्पण से टकराने के बाद से फिर वायु में लौट जाती थी। यही ना होता था प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, थोड़ा सा अपवर्तन में इससे थोड़ा अलग होगा। क्या होगा अभी आप समझिए। ये कुछ चीज लाइनें हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कल हमने क्वेश्चन दिया था, टेस्ट जो था उसमें कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो है कैसे गमन करती है। तो एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन आपको दिया था। तो आपका है क्या अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें ठीक, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा कि अगर एक माध्यम से दूसरा दूसरा माध्यम जैसे वायु है, ठीक है, वायु से कोई प्रकाश की किरणें कहाँ प्रवेश कर रहा है, जल में। ठीक है, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा। ये तो हम अभी समझ गए हैं कि एक मान लीजिए माध्यम, सेम माध्यम से सेम माध्यम में प्रकाश की किरणें अगर जा रहा है तो जाने के बाद क्या होता है आपका, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। परंतु अगर मान लीजिए प्रकाश की किरणें वायु से स्टार्ट हुआ अपना गमन करना और जल में प्रवेश किया, तो फिर जल में प्रवेश करने के बाद उस किरणें का क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। डायग्राम हम एक कांच की सीली से इसको हम लोग समझते हैं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि परावर्तन होता क्या है। चलिए इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए और जूम कर दे रहे हैं। चलिए देखिए इस डायग्राम को ध्यान, सब समझ में आपको आ जाएगा कि परावर्तन क्या होता है और कैसे कैसे परावर्तन होता है। देखिए हम एक बेसिकली एक कांच का स्लैब ले लिया है। स्लैब मतलब ऐसे जैसे बर्फ का स्लैब होता है ना, है बर्फ का बड़ा सा स्लैब होता है जो आइसक्रीम वाला देखते हुए रखता है। स्लैब मतलब बड़ा सा टुकड़ा एकदम, इस तरह से पूरा सा बड़ा हमने एक कांच का स्लैब है। ठीक है, और यहाँ कांच के स्लैब का अगर हम माने तो ऊपर क्या है, ऊपर आपका हवा है। ठीक है, मतलब कैसा माध्यम है ऊपर, तो ऊपर आपका वायु है। और अंदर में क्या है, अंदर में तो कांच होगा, कांच के अंदर
तो कैसा माध्यम है अंदर? कांच। फिर अगर कांच से बाहर निकले तो फिर आपको वायु मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पर दो प्रकार का माध्यम मिल रहा है, एक तो है वायु, फिर कांच, और फिर आपका फिर वायु, दो प्रकार का माध्यम। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरणें इसमें अगर प्रवेश करेगी तो क्या क्या होगा। देखिए, तो इसका एक सरफेस जो है ए बी वाला सरफेस, एक आपको इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक तल मान लेते हैं। यहाँ पर एक तल है, ये आपका एक तल है। तो अगर हम तल के बारे में इस तल को ध्यान से देखते हैं, कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो आपको यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ ई पॉइंट से, और प्रकाश की किरणें यहाँ इस तल पर ओ पॉइंट पर आकर के मिलती है प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें यहाँ आकर मिल जाती है, तो ये जो एक तल है कि वो किस तरह का बिंदु हो गया, वो आपका हो गया कैसा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या हुआ करता था कि वैसा बिंदु जिस पर कोई आपतित किरण आकर के टकराए या टकरा रहा न है, ये वाली किरणें, वो बिंदु पर हो गया आपतित आपतन बिंदु। उस वो बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींच रखा है। अभिलंब क्या होता है? उस तल पर जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हमने रेखा खींचा। एक ये जो तल ए बी, जो तल है ए बी, इस तल पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा, जिसका नाम क्या है? एन एन डैश। ठीक है, इसका नाम है आपका एन एन डैश। देखिए डॉट डॉट से ही मिलाया हुआ है, डॉट डॉट से। ठीक है, आपका डॉट डॉट से ही मिलाया हुआ ये जो है, इसको आपको दिखा दे रहे हैं, आपको दिखेगा। ये आपका क्या है? अभिलंब। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगा, ये हमको मालूम है। इस कोण का नाम को क्या कहते हैं? इस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, हमने पढ़ा है। ठीक है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। कि कोई आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण। और फिर जैसे ही है, दर्पण तो है नहीं, कांच। दर्पण में बेसिकली क्या हुआ करता था? दर्पण में बेसिकली आपका उसका एक सरफेस जो है पेंट किया हुआ था पीछे वाला, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती थी और आके दर्पण से परावर्तित होकर टकरा कर वापस लौट जाती थी। लेकिन ये तो कांच है पूरा, इसमें प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर जाएगी वो। ठीक है, तो एक किरणें आपको अंदर प्रवेश कर गई है, प्रकाश की किरणें। ठीक है, लेकिन अंदर तो प्रवेश की है, लेकिन जैसे ही इस प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश की, ये जो अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक गई है किरणें वो। क्योंकि इसका जो डॉट डॉट से जो मिलाया हुआ है ना, ये एक्चुअल रास्ता था। इसको इस रास्ता को आपको फॉलो, मतलब तय करना चाहिए था। लेकिन आप क्या बोलते हैं, ये जो है रास्ता बदल दिए प्रकाश की किरणें। ठीक है, ये रास्ता थोड़ा अभिलंब की तरफ, अभिलंब यही है इन डैश वाला, ये आपको थोड़ा ऐसे अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है, झुक गई, और फिर झुकते हुए फिर उसके दूसरे तल के पास चली गई प्रकाश की किरणें। इसका नाम क्या है आपका? सी डी। ठीक है, सी डी। तो यहाँ पर भी एक कोण बनाएगा आपका अभिलंब के साथ, ये जो आपका ये जो किरणें हैं अभिलंब के साथ प्रवेश, इस कोण बनाएगा। इसको इस कोण को बोलते हैं हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, आर। तो सुनिए अपवर्तन होता क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, एक माध्यम क्या था ऊपर? हवा। ठीक है, हवा। तो एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरा माध्यम कौन था यहाँ पर? कांच। ठीक है, कांच। तो वो या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गई है हल्का ना, अभिलंब की ओर हल्का मुड़ गई है। एक्चुअली इसका एक्चुअल पाथ जो था ये डॉट डॉट वाला था, परंतु ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, अथवा, अथवा वाला सुनिए, फिर एक किरण जो है आगे ऐसे बढ़ गई है। ठीक है, किरण ऐसे आगे बढ़ रही है किरण। ठीक है, ये आपका ये कौन सा एक है? क्या ये है आपका कांच? ठीक है, एक कांच है आपका। ठीक है, कांच। ये अभी तो अभी ये वाली किरण किस में है? कांच वाला माध्यम में है। कांच माध्यम से होते हुए इस तल पर यहाँ पर आकर आई है किरणें वो। तो यहाँ पर भी हमने एक अभिलंब खींच रखा है। अभिलंब बोले तो उस तल पर हम 90 डिग्री का कोण बनाकर एक सीधी रेखा खींचे। आपका इसे है का अभिलंब का नाम? अभिलंब का नाम है आपका एम एम डैश। ठीक है, एम एम डैश अभिलंब का नाम। तो ये किरणें जो है यहाँ पर ऐसे आई है। ठीक है, इस दर्पण के ओडेस बिंदु पर टकराई है, ओडेस बिंदु पर। और टकराने के बाद क्या हुआ है? टकराने के बाद इस किरण को, ठीक है, इस किरण जो है
ये किरणें जो है थोड़ा अविलंब से दूर भाग गई है, ठीक है, अविलंब से थोड़ा दूर भाग गई। ये जो अविलंब है इससे थोड़ा दूर, इसको थोड़ा अंदर, आपको इसको ऐसे सीधी रेखा से ऐसे नीचे आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अविलंब से दूर भाग गई, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन यही है कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम, माध्यम क्या है यहाँ पर, वायु से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरा माध्यम यहाँ पर क्या है, कांच, प्रवेश करती है, तो या तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ पर झुक गई अविलंब की ओर ना, अथवा अविलंब से दूर भाग जाएगी। ये अविलंब से यहाँ पर दूर भाग गई है, इसको थोड़ा ये अंदर वाला रास्ता फॉलो करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये आपका अविलंब से दूर भाग गया, ठीक है। इस अविलंब से क्या हो गया, आपका दूर भाग गया। तो यही आपका प्रकाश का अपवर्तन है। मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब आपका प्रकाश से किरण एक माध्यम क्या है यहाँ पर, वायु, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है। ये देखिए इसका सीधी रास्ता तो ये वाला था ना, सीधे रास्ता ये वाला था, ठीक है, ये वाला था सीधे रास्ता, लेकिन क्या हुआ, इससे ना फॉलो करके दूसरा रास्ता ऐसे फॉलो, ये क्यों होता है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन फिर से सुनिए, प्रवर्तन क्या था, प्रवर्तन था कि आपका कोई दर्पण हुआ करता था, ठीक है, दर्पण बोले तो उसका एक सतह पेंट किया हुआ है, दूसरा है उसका परावर्तक सतह, तो उस दर्पण से टकराने के बाद आपको उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई है उसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक माध्यम में वायु, वायु से प्रकाश की किरणें आई है और यहाँ से, ठीक है, आपका इस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है, प्रवेश जैसे ही की है तो मुड़ गई है, या तो दो प्रकार की मुड़ेगी, या तो अविलंब की तरफ मुड़ेगी, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, अविलंब अलंब से थोड़ा दूर भागेगी, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो कुछ इसमें और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि कब दूर भागेगी प्रकाश की किरणें और कब आपका प्रकाश की किरणें जो होगा विलंब की ओर मुड़ेगी। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको थोड़ा एक बार हम साफ कर लेते हैं, फिर आपको हम वो बताते हैं। चलिए साफ हो गया। अब देखिए कि आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, ठीक है, एक चीज गौर कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रकाश का जो चाल होता है कितना होता है, प्रकाश का चाल। तो जो प्रकाश का जो चाल होता है वो आपका होता है 3 × 10⁻⁸ ये प्रकाश का चाल है, ठीक है। आई होप सो आप लोग को मालूम होगा ही कि प्रकाश का चाल है। ये जो प्रकाश का जो चाल है किसमें है आपका, ये आपका प्रकाश का चाल है निर्वात में, ठीक है, इसमें है आपका निर्वात में है प्रकाश की चाल। कितना, 3 × 10⁸ निर्वात होता क्या है, तो भी समझ जाइए। निर्वात मतलब हवा वैसा, को वैसा बोलते हैं। स्पेस जहाँ पर क्या है, वायु नहीं है, वायु नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, ठीक है, निर्वात, तो उसको हम निर्वात कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में क्या होगा, आप साइकिल तो चलाते हैं 3 × 10⁸ ही होता है। जो है आपको साइकिल चलाने को भी पढ़ना, ठीक है, तो आज भी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ तो फिर वायु में तो कंपेरेटिव चलना है कि वायु इसको थोड़ा, इसको रोकेगा इधर आने में, तो वायु में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि ये जो चाल है आपका वायु में ही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आपको ऐसे वायु लिखा हुआ रहेगा,
लेकिन एग्जैक्टली है किसमें चाल है आपका, निर्वात। सर निर्वात का हीरे में मतलब कितना होता है? यहाँ पर वायु उपलब्ध नहीं, तो हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक है, ये कुछ चाल है। अच्छा आप ये बताइए कि जो प्रकाश की किरणें हैं जिसकी चाल है 10⁸ मीटर, अगर अलग अलग माध्यम में जाएगा, अलग अलग माध्यम बोले तो वायु में मान लीजिए है 3×10⁸ मीटर, एक प्रकाश की किरणें कांच में अगर ऐसे प्रवेश करता है, कांच, तो कांच में प्रवेश करेगी ये आपका किरणें, क्या होगा, इसका चाल और घटेगा ना, नहीं घटेगा, क्योंकि कांच कैसा होगा, कांच और इसको अवरोध उत्पन्न करेगा ना आगे बढ़ने में। ठीक है, पानी में जाएगा तो पानी में भी इसका चाल क्या होगा, कुछ घटेगा, क्योंकि पानी में उसको भी अवरोध उत्पन्न करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरणें ये जाएगी तो उसका चाल आपका अलग अलग होगा। ठीक, तो सुनिए ये कैसे मुड़ता है, कैसे हम अब कब अविलंब की ओर मुड़ेगा प्रकाश की किरणें, और कब आपका अविलंब से दूर होगा। तो अगर कोई प्रकाश की किरणें, देखिए सबसे पहले ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आपकी आई थी, वायु से। वायु से, वायु में तो सबसे अधिक होता है प्रकाश के चाल। हम वायु को आप जनरली निर्वात ही मानेंगे, लेकिन एग्जैक्टली निर्वात नहीं होता, निर्वात का एक अलग मीनिंग होता है जो हमने अभी आपको बताया, तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना है। तो प्रकाश की किरणें मान लेते हैं यहाँ पर चाल कितना है आपका, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये किरणें जैसे ही प्रवेश की किसमें आपका कांच में, तो क्या होगा, कांच इसको थोड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध मतलब रुकावट, रुकावट उत्पन्न करेगा कि आप आगे आगे बढ़ने में। तो ये जो किरणें जो है, ठीक है, एक किरणें जो है आपका अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका जो चाल है प्रकाश की चाल वो थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आपको वायु से होकर के कांच में प्रवेश करता है, तो इसका चाल क्या होता है, घट जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। अगर हम बात करें दूसरा कंडीशन को लेकर के, तो दूसरा कंडीशन में देखिए ये जो प्रकाश की किरणें अभी किसमें उपस्थित है, ये वाला किरण अगर बात करते हैं, ये अभी कांच में उपस्थित है आपका, कांच। तो कांच से होते हुए प्रकाश की किरणें किसमें वापस निकली, वायु में, वायु में निकल गई ना बाहर ना, वायु में। देखिए अभी तो यहाँ कुछ इसका चाल कम होगा, इस प्रकाश की किरण का चाल यहाँ पर कम होगा, लेकिन जैसे ही ये आपका कांच से होते हुए बाहर किसमें निकलेगा, वायु, क्या होगा, चाल इसका कितना बढ़ जाएगा ना, क्योंकि कांच में प्रकाश को गमन करने में ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा, ज्यादा रुकावट होगा। वायु में जैसे ही एकदम खुला महसूस करेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उस स्थिति में ये जो है आपका प्रकाश से कितने अविलंब जो है ये आपका अविलंब, इस अविलंब से दूर भाग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम जनरल वे में कैसे बोलेंगे, ये तो हो गया कांच, कि कांच की जगह पर अगर पानी रहे, ठीक है, कोई भी और भी चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी आप सुन लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। ठीक, वायु को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, याद रखिएगा आप लोग, वायु को कहते हैं विरल माध्यम। वायु का माध्यम है आपका, वायु है आपका विरल माध्यम। और वायु के अलावा जो भी और भी कुछ भी रहेगा, कांच हो गया, किरासन तेल हो गया, हीरा हो गया, पानी हो गया, सबको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम। जैसे यहाँ पर जो कांच है, कांच कैसा माध्यम आपका हो गया, सघन माध्यम, सघन माध्यम, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो कैसे बोलेंगे इसको जनरल वे में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश से किरणें, प्रकाश की किरणें का विरल माध्यम से होते हुए, वायु एक विरल माध्यम है ना, विरल माध्यम से होते हुए किस माध्यम में प्रवेश करती है, सघन, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो बताइए किधर मुड़ जाएगा प्रकाश, विलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, फिर प्रकाश की किरणें आपको इधर दिखती है, यहाँ पर ये भी कौन माध्यम, ये यहाँ पर कांच, कांच किस प्रकार का माध्यम, यहाँ पर सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से होते हुए इसमें प्रवेश करती है, वायु में, वायु कैसा माध्यम है आपका, वायु है तो विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में ऐसे सघन माध्यम से होते हुए विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें, तो किधर भागती है आपका, अविलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, दूर भाग जाती है, इसको आपको ध्यान में, क्यों भाग जाती है ये भी हमने बताया आपको, प्रकाश के चाल में अंतर की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होगा, विरल माध्यम में प्रकाश के चाल आपका अधिक होगा, लेकिन जैसे ही आपका सघन माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण,
तो फिर क्या होगा, चाल कम जाएगा, इसके वजह से वो आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम ऐसे प्रवेश करेगा प्रकाश, तो क्या होगा फिर आपका उसका चाल बढ़ जाएगा। चाल बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो आपको ऐसे अविलंब से दूर भाग जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इतना में किसी को डाउट है? नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। सर, जल में निर्वात का चाल कितना होता है? चलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर, जल में निर्वात का चाल कितना होता है? क्या निर्वात जल? नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। सर, पानी में निर्वात प्रकाश का चाल कितना होता है? एग्जैक्टली हमको अभी डेटा ध्यान में है नहीं, लेकिन क्या होगा, इतना तो श्योर है कि ये 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड से कम हुआ कि अधिक होगा, बताइए तो। कम होगा। कम होगा, क्योंकि पानी प्रकाश को उधर चलने में तो रुकावट उत्पन्न करेगा ना वो, इसलिए उसको कम होगा। एग्जैक्टली डेटा हमको भी ध्यान में नहीं। और किसी को डाउट इसके अलावा? ये समझ में आया ना आपको कि परावर्तन क्या होता है? बच्चा पूरा आपतन परावर्तन पढ़ लेता है, उसको पूछिएगा परावर्तन तो कंफ्यूज रहता है कि सर परावर्तन क्या होता है, उसको समझ में आता ही नहीं परावर्तन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और दूसरा, कब आपका प्रकाश की किरणें विलंब की ओर मुड़ेगी और कब आपका विलंब से दूर भागेगी, ये भी बच्चा को समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट हम भी जब पढ़ते थे 10th क्लास में, तो हमको समझ में नहीं आता था, बस ऐसे ही पढ़ लिए थे वो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा। चलिए, अगर समझ में आया है तो फिर हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। चलिए, इस प्रकार हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार क्या है आपका प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन से 2 नियम, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला नियम क्या कहता है आपका कि आपतित किरण क्या होता है? आप मालूम है आपतित किरण क्या होता है? कि हम जिस सोर्स मतलब किसी भी जगह से क्या करते हैं, कोई भी प्रकाश की किरणें जहां पर निकलती है वही क्या है आपका आपतित किरण है। और अपवर्तित किरण क्या है, देखिए ध्यान से। अपवर्तित किरण क्या है आपका, तो जब प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो दूसरा माध्यम में जो किरण प्रवेश की ना, इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। ये जो जिस पर अभी हम ऐसे तीर का चिन्ह बनाए हैं, ये आपका अपवर्तित किरण। तो कह रहा है क्या आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम कि आपका आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। दूसरा आपका अपवर्तित किरण। और आपका, और क्या कह रहा है आगे तक देखिए, और दोनों माध्यम को पृथक पृथक मत अलग करना, दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, तो आप पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है सभी एक ही तल में होगा। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। दूसरा है आपका अपवर्तित किरण, ये है आपका अपवर्तित किरण। और दोनों माध्यम को अलग करने वाला, देखिए दो माध्यम यहाँ पर है ना बाबू, एक है आपका वायु, दूसरा है आपका कांच। दोनों को अलग कौन कर रहा है? ए वाला जो ए बी जो लेयर है आपका, दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, तो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो है आपका है आपका दोनों माध्यम को अलग करने वाला, क्या कह रहा है आप, दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ। ठीक है, दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ, तो पृष्ठ कौन आपका होगा? ए बी एक पृष्ठ है, तो दोनों माध्यम को अलग कर रहा है। कौन कौन माध्यम है आपका? वायु और कांच। तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ कि आपके आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु कौन हो गया? ओ, इस पर है अभिलंब, अभिलंब कौन है आपका? एन डैश अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होगा। तीनों मतलब कौन कौन? आपका ये आपका आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण, और ये आपका विलंब इन एंड डैश, तीनों एक ही तल। देखिए तीनों एक ही तल में है ना। आपका तल कौन है? आपका ये वाला, इस पृष्ठ के जो तल है, ठीक है, एक ही तल में है। ये आपका है क्या? आपका
पहला नियम, किसका पहला नियम? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए दूसरा नियम समझने से पहले कुछ ये देख लीजिए आप लोग कि एक तो मान लीजिए ये आपतन कोण बन गया। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है कि अभिलंब और यह है आपका अभिलंब और ये है आपका आपतित किरण, दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? आपको आपतन कोण। दूसरा किरण का नाम क्या है आपका? दूसरा किरण का नाम है आपका अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और क्या है आपका अभिलंब, इसके बीच कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो वही हम बात कर रहे थे कि अपवर आपका आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण बना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। और दूसरा आपका जो था अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, ये है आपका अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब, दोनों के बीच में कोण बन रहा है आपका R1। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अपवर्तन कोण क्या होता है, तो क्या कहेंगे कि हम अ, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है आपका कि आपतन कोण की जया, जया कहते हैं साइन को। ठीक है, आपतन कोण की जया ऊपर क्या है I1 है, ठीक I1, और अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन, अपवर्तन कोण को हम R1 माने हैं, R1। ठीक है, ई क्या होता है? दोनों का अनुपात, रेशियो कांस्टेंट होता है किसी भी माध्यम के लिए। ठीक है, किसी भी एक मतलब माध्यम के लिए क्या होता है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया जो होगा एकदम कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, क्या मतलब इसका हुआ ये समझिए। ठीक है, जैसे आपने एक यहाँ पर क्या लिया है, एक तो आपका वायु है, दूसरा है कांच। ठीक है, अब कितना भी प्रकार का, जैसे हम इसको मान लेते हैं इसका कुछ वैल्यू कुछ आया रैंडम। ठीक है, रैंडम वैल्यू कितना आया आपका? एक आ गया। ठीक है, एक मान लेते, एक आ गया, एक तो नहीं आएगा, एक से थोड़ा ज्यादा आएगा, या मान लेते हैं 1.5 आया। ठीक है, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू? साइन आई बटे साइन आर का वैल्यू। यह है क्या साइन आई? तो आपतन कोण की जया का, जया मतलब साइन, ठीक है, और आप अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस स्थिति में अगर 1.5 है, एग्जैक्टली नहीं, हम अपना एक रैंडम डेटा बता रहे हैं, 1.5 है, किसके किसके बीच? वायु और कांच के बीच। ठीक है, तो आप दुनिया में जितना जो कांच है ना, सब कांच को लाइए। ठीक है, हर कांच को लाइए, जितना भी कांच है। ठीक है, और कांच में आप क्या कीजिए, प्रकाश की किरणें आप डालिए। तो प्रकाश की किरणें डालेंगे, ठीक है, तो उसका एक आपका आपतन कोण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा आपका? दूसरा बनेगा आपका अपवर्तन कोण। तो उस स्थिति में जब भी आप साइन आई बटे साइन आर निकालेंगे ना, तो उसका हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित माध्यम के लिए साइन आई बटे साइन आर का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। जैसे मान लेते हैं जल है आपका, ये नीचे है जल और ऊपर है वायु, तो यहाँ भी प्रकाश का अगर अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पर भी कुछ अगर साइन आई बटे साइन आर का वैल्यू मान लेते हैं 1.6 आया, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर का वैल्यू अगर 1.6 आया है, तो आप कोई भी जल लीजिए, चाहे घड़े का पानी हो, समुद्र का पानी, नदी का पानी, जहां पर भी आप उसमें क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, तो हाँ साइन आई बटे साइन आर जो है उसका वैल्यू 1.6 से आएगा। ठीक है, ये कह रहा है, इसका दूसरा का मीनिंग होता है। इस जो दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है आपका कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया जो है क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है आपका? फिक्स ना, इसका मान नहीं बदलता, उसको कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। एक निश्चित माध्यम के लिए कांस्टेंट होता है। इस नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप यही बताइएगा। एक निश्चित माध्यम और निश्चित रंग के लिए, ठीक है, निश्चित रंग के लिए, ठीक है, आपतन कोण की जया मतलब साइन साइन आई और अपवर्तन कोण की जया अर्थात साइन आर, ठीक है, दोनों का जो अनुपात होगा स्थिर होगा, स्थिर मतलब फिक्स कांस्टेंट होगा। इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया आपका। ये दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं आपको स्नेल का भी नियम।
तो स्नेल का नियम कुछ अलग नहीं है बेसिकली। जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, जहां पर आई क्या है आपका आपतन कोण है और आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट रहेगा तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए, अगर नहीं है डाउट तो यही लिखा है यहाँ पर कि जो साइन आई बटे साइन आर जो है वो क्या होगा, स्थिरांक। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये जो स्थिरांक है, ठीक है, इस स्थिरांक को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का, ठीक है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है अपवर्तनांक, ये समझिए। ठीक है, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है ऐसे। अपवर्तन तो आपको समझ में आ गया। अपवर्तनांक का मतलब, अभी आपने देखा कि जब प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती ना है। कैसे मुड़ेगी प्रकाश की किरणें, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, जैसे ऊपर हमने कांच के स्लैब में देखा, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। यही दो कंडीशन होता है। ठीक है, तो कितना मुड़ेगी इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक। कोई अगर किसी का क्या बोलते हैं, अगर अपवर्तनांक बहुत अधिक है, बहुत अधिक है अपवर्तनांक, मतलब प्रकाश की किरणों को बहुत अधिक वो मोड़ देगा, बहुत अधिक मोड़ेगा। मतलब जैसे ही प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करता है तो बहुत अधिक वो प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ देगा, अगर अपवर्तनांक अधिक है तो। अपवर्तनांक कम है तो क्या होगा, उसमें प्रकाश की किरणें कम मोड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, एक माध्यम के रिस्पेक्ट में दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। और भी आपको बेटर समझ में आ जाएगा क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, यही सब इधर लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें सापेक्ष अपवर्तनांक का, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक, ये समझिए। हमको अगर सापेक्ष अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया ना, अपवर्तनांक क्या होता है, मतलब एक माध्यम के रिस्पेक्ट में दूसरा माध्यम में जो है प्रकाश की किरणें कितना मुड़ेगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपको, सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, अगर आपको लिखना रहे एग्जाम में तो कैसे करेंगे, ये तो अपवर्तनांक का मीनिंग हुआ। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो देखिए जैसे आपका है ये, तो अगर हम सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो अगर कोई माध्यम एक है, एक माध्यम, जैसे हमका माध्यम एक में यहाँ पर हमने क्या लिया, वायु को ले लिया है, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश का चाल कुछ होगा, तो हम लगभग कितना मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर, तो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये जो चाल निर्वात में होता है इससे थोड़ा सा कम होगा। अब माध्यम टू आपका क्या है, अगर माध्यम टू ये आपका कांच है, ठीक है, माध्यम टू क्या है आपका कांच है, तो माध्यम टू में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो ऑब्वियसली इससे कम होगा, 3 × 10⁸ मीटर से कम होगा। दोनों को अगर हम बट्टा कर देंगे, या बट्टा करने में जो आएगा V1 V2, मतलब पहला में आपका वायु में कितना वेग है प्रकाश की चाल का, और कांच में कितना वेग है प्रकाश की चाल का, दोनों को अगर हम अनुपात निकाल देते हैं तो यही क्या कहलाता है आपको, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको ध्यान में रखिएगा कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो इसको इसी प्रकार डिनोट करते हैं N21 से। N21 कहने का मतलब क्या हो, ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि माध्यम टू का, माध्यम टू यहाँ पर है कौन, कांच है, माध्यम टू, माध्यम टू यहाँ पर क्या था, कांच था। तो माध्यम टू का अर्थात कांच का माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक कौन था, माध्यम एक था आपका वायु। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष, ठीक है, अपवर्तनांक अगर निकालना है हमको, ठीक है, माध्यम टू का अर्थात कांच का माध्यम वन अर्थात वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ऊपर कर देंगे हम लोग वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, और दोनों को भागा देकर निकाल देंगे, वही आपका N21 कहलाएगा। ठीक है, N21 का मतलब क्या हुआ कि आपका माध्यम टू, एन मतलब माध्यम टू, ठीक है, माध्यम टू का माध्यम वन के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक है, हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं। ये आपका हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ बारे इसके बारे में बात करें कि तो आपको अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने माध्यम वन को अगर वायु ले लेते, जरूरी नहीं है कि वायु होगा, पहला माध्यम मान लेते जल है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। ठीक है, पहला माध्यम जल है,
दूसरा माध्यम क्या है आपका, कांच है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे हम लोग? सापेक्ष अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो क्या होगा, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल पहला, ये होगा पहला नंबर। दूसरा हो गया आपका कांच, और कांच में प्रकाश की चाल, दोनों को अगर अनुपात निकाल देंगे वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। दूसरा होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अगर हम बात करें निरपेक्ष अपवर्तनांक का, तो ऊपर जो हमने जो लिखा है माध्यम वन, जैसे माध्यम वन पे यहाँ अगर जल है, तो जल के जगह पे या तो क्या हो जाए आपका निर्वात हो जाए। निर्वात मतलब क्या बोले हैं हमने आपको, यहाँ पर वायु उपस्थिति नहीं है, यहाँ पर वायु उपस्थित नहीं है, अथवा क्या हो, वायु हो। माध्यम वन क्या हो जाए आपके, अथवा या तो जल हो जाए, सॉरी, या तो वायु हो जाए या निर्वात हो जाए। तो तब हम जो माध्यम टू का जो अपवर्तनांक निकालते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक को ना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर से सुनिए आप लोग एक बार कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता था आपका, कि मान लीजिए दो माध्यम के रिस्पेक्ट में अगर हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, पहला माध्यम अगर जल है, दूसरा माध्यम कांच है, इसका अगर हम निकालते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका अगर निकालते हैं दोनों को चाल का अनुपात, ये जो अपवर्तनांक आएगा उसको हम लोग कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर माध्यम वन जो है, माध्यम वन जो जल न हो करके या तो वायु हो जाए अथवा अब निर्वात हो जाए, तो उस स्थिति में जो आपका जो सापेक्ष अपवर्तनांक आएगा उसको हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चा को इसमें बहुत डाउट होता है, बच्चा नहीं समझ पाता है ये बात चीजें को। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर हम लोग लिखेंगे कि आपका वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से मेजर करते हैं, और सी का वैल्यू कितना लिखते हैं, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और नीचे जिस माध्यम में आपको निकालना है, ठीक है, जिस माध्यम, माध्यम क्या हो सकता है नीचे वाला, केरोसिन तेल, जल, कांच, ठीक है, हीरा, इस तरह की चीजें हो सकता है, उसमें प्रकाश की चाल कितना है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे, और नीचे लिखने के बाद दोनों क्या कर देंगे हम लोग, भागा दे देंगे, जो भी जो आएगा उसको हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, आप बता सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है उसका मान जो होगा आपका एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा, बताइए। कोई बच्चा एक माइक ऑन कीजिए और बताइए, नहीं तो फिर हम बच्चा का नाम बोलेंगे। बोलिए, आवाज नहीं जा रहा है क्या बाबू आप लोग को? सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। हाँ, क्वेश्चन है कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उसका जो मान होगा एक से अधिक होगा कि एक से कम होगा? सर कम होगा। हाँ, चलिए इधर देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक से कम होगा कि एक से अधिक होगा। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग निकालते कैसे हैं, ऊपर लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल, जो कितना लगभग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, किसी माध्यम में, माध्यम जल हो सकता है, केरोसिन तेल हो सकता है, कुछ पानी कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रकाश की चाल, तो उसमें प्रकाश का चाल कितना होगा आपका, इससे तो कम ही होगा ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से तो कम होगा, इतना तो हम श्योर है, क्योंकि वो सब क्या करेगा, ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा प्रकाश को आगे बढ़ने में। तो ये वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से क्या होगा आपका, कम होगा, कम होगा। ऊपर जो है वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, नीचे जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम है, इसको भागा देंगे तो क्या एक से कम आएगा? हमेशा वैल्यू क्या होगा आपका, एक से अधिक होगा ना, क्योंकि नीचे वाला जो वैल्यू है ऊपर वाला वैल्यू से कम है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसमें प्रकाश की, उसमें जो आपका उसका वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा आपका, एक से अधिक होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक बच्चा अभी पूछ रहा था, ठीक है, कि सर जो जल में जो है प्रकाश की चाल कितना होगा? ठीक है, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ है, आपको अगर आपको दिया हुआ है अपवर्तनांक दिया हुआ है, जैसे अगर हम बात करें जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मीनिंग इसका होता है? इसका मीनिंग क्या है आपका, कि वायु में प्रकाश का वेग
तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात कितना है आपका, 1.33 है। यही इसका मतलब हुआ ना, ठीक है, इसका अर्थ हुआ 1.33 है। इसको कैसे फिर निकालेंगे हम लोग, तो जैसे क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का वैल्यू कितना दिया हो 1.33। कैसा निकालते थे हम लोग, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ ठीक है, और नीचे कितना, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल, तो यहाँ से जल में प्रकाश की चाल निकालना रहेगा तो कैसे आ जाएगा आपका, उसमें 1.33 से भागा दे देंगे उसमें जो प्रकाश की चाल है से, कैसे, तो 3 × 10⁸ किससे भागा दे देंगे हम लोग, 1.33 से। ये जो चाल किस में आ जाएगा, ये जो चाल आएगा आपका जल में आ जाएगा प्रकाश की चाल। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। उसी प्रकार जो आपको कांच है, ठीक है, कांच, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.52। अच्छा देखिए, जैसे जैसे अपवर्तनांक का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब है वो आपको ज्यादा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, किसको, प्रकाश को आगे बढ़ने में, मतलब उसको ज्यादा मोड़ेगा वो, ठीक है, ज्यादा मोड़ेगा, क्योंकि प्रकाश को जल के रिस्पेक्ट में कांच में चलने में ज्यादा समय लगेगा ना उसको, ठीक है, ज्यादा समय लगेगा आपको, क्योंकि उसका चाल घट जाएगा, कि ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए इसका क्या है जो आपका अपवर्तनांक है वो अधिक है, 1.52 है। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेटा दिया हुआ है। जैसे वायु है, तो वायु में अगर हम बात करें, आपको वायु का अपवर्तनांक कितना है, एकदम लगभग 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ वो अपन निर्वात में होता है, ठीक है। तो वायु और निर्वात अलग अलग चीजें है, दोनों एक नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि आपका जो वायु ही निर्वात है, परंतु दोनों एक है नहीं, ठीक है। तो वायु क्या करेगा, बहुत कम ऐसे उसको प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, बहुत कम ही अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए कम है उसका। उसी प्रकार बर्फ देखते हैं तो बर्फ का क्या है 1.31 है, जल का है 1.33, ठीक है। जैसे जैसे मतलब अगर हम क्या करते हैं सघन माध्यम, और मतलब थोड़ा ऐसे हो जाता है आपका, ज्यादा अगर आपका अवरोध उत्पन्न कर रहा है सघन माध्यम, तो उसमें आपको क्या होगा, प्रकाश का चाल घटेगा, और घटेगा उसकी वजह से उसका क्या होगा, अपवर्तनांक क्या है आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगा प्रकाश को गमन करने में, तो सबसे अधिक होगा आपको हीरा में, हीरा में अधिक होगा आपको प्रकाश के किरण को गमन करने में। तो मतलब बहुत कम हो, जहां पर हो जाएगा प्रकाश की चाल बहुत अधिक मोड़ देगा उसको, उस स्थिति में देखिए आपका हीरा का अपवर्तनांक कितना है आपका 2.42 है, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एक बार डेटा को ध्यान में देख लीजिएगा, मूल चीज, जैसे आपका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, जल का कितना होता है 1.31, किरोसिन तेल का कितना होता है 1.44, ठीक है। इस तरह कुछ डेटा जो है आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम देगा, ठीक है। ये कुछ हो गया आपका अपवर्तनांक के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया आपको ना, कि सघन माध्यम क्या है विरल माध्यम क्या है। तो विरल माध्यम बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, निर्वात या वायु को कहते हैं, और सघन माध्यम कहते हैं जो भी उसके अलावा माध्यम है, कांच है, हवा है आपका, ठीक है, केरोसिन तेल है, आपका हीरा है, इस तरह को हम लोग कहते हैं आपका सघन माध्यम। ये भी आपको दूर रखना है। कब अविलंब से दूर जाती है प्रकाश की किरणें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किरणें जो है विरल माध्यम से होते हुए सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरणें, तो उसका चाल बढ़ेगा कि घटेगा, पहले बताओ तो सूत्र है क्या जी, बोलिए। प्रकाश की किरणें जो है विरल माध्यम से होते हुए सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, उसका चाल बढ़ेगा कि घटेगा, खुशबू बताओ तो माइक ऑन करके तुम बोलो। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में ऐसे प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, ठीक है, तो बताइए उसका चाल बढ़ेगा कि घटेगा, सर घटेगा। घटेगा, घटेगा तो उस स्थिति में क्या होगा आपका अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा ना उसका, चाल बढ़ जाएगा,
जैसे आप ऐसे समझिए कि विरल माध्यम में है और सघन माध्यम प्रवेश कर रहा है, मतलब आप एकदम फ्री है, फ्री होकर किसी माध्यम में एंटर किए तो आपको कोई पकड़ जकड़ लिया तो क्या होगा, आपका क्या होगा चाल, जैसे पानी में आप एक आप जमीन पर दौड़िए और दूसरा दौड़िए आप पानी में, तो आपका क्या होता है, ऑब्वियसली चाल आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी में आप दौड़ रहे थे तो आपका चाल कम था, जैसे ही पानी से निकल के आप जमीन पर आ गए तो क्या होगा, फ्री हो गए ना आप, एकदम तेजी से भागिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका चाल बढ़ जाएगा और उस स्थिति में आप अविलंब से दूर चले जाइएगा, ठीक है। तो दोनों डेटा ध्यान रखना है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ठीक है, कि कब आपका प्रकाश की चाल है मुड़ ऐसे आपका अविलंब की ओर मुड़ जाती है और कब आपका अविलंब से दूर भागती है, तो दोनों डेटा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब फिर हम और आगे बात करते हैं आपका, आगे है आपका लेंस को लेकर के, ठीक है। ये आपका अपवर्तन खत्म हो गया, मतलब अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या क्या है और आपका अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, और अलग अलग माध्यम में अब कितना अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं लेंस को लेकर के, ये आपका जो चैप्टर में लेंस जो पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें लेकर के कि लेंस में क्या क्या है आपका, क्या बच्चा लोग सब चला गया, ये क्या कोई बात है क्या, सबका कोचिंग है क्या बाबू, अच्छा देखो उपस्थिति एकदम बहुत कम है आज। तो अगर हम बात करें लेंस को लेकर के तो सुन लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। तो लेंस में आपको 2 प्रकार का लेंस पढ़ना है गोलीय लेंस में, एक है आपका उत्तल लेंस, ठीक, पहले हम उत्तल लेंस पढ़ेंगे, फिर है आपका अवतल लेंस। तो ये आपको 2 प्रकार का लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप पहचानना सीख लीजिए कि बच्चा को पहचानने ही नहीं आता है लेंस को, कि लेंस पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका लेंस पहचानने का, तो देखिए जो आपका जो लेंस होगा 2 पृष्ठों से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, पारदर्शी माध्यम होगा, पारदर्शी मतलब जैसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, पारदर्शी माध्यम है, इसमें दोनों पृष्ठ क्या होगा आपका गोलीय होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए इस लेंस को, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये इस अगर इधर वाला सरफेस के बारे में बात करें, जिधर आपको हम एरो बना रहे हैं, ये बेसिकली क्या रहा होगा, ये गोला का ही इस तरह का अंश रहा होगा, ठीक है। इसको काट करके आपको एक लेंस बनाया हुआ है, एक हिस्सा, दूसरा वाला जो हिस्सा है ए वाला, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या रहा होगा, गोला को काट के बनाया होगा ना, और दोनों को क्या किया आपस में सटा दिया गया है, यही आपका लेंस है, ठीक है। तो अगर दो गो गोला है बाबू, तो दो गो केंद्रों तो होगा ना, देखिए वही दो गो केंद्र है, ठीक है, दो गो केंद्र है दोनों गोला का, ठीक है। और दो गो केंद्र है तो क्या होगा, दो गो फोकस भी होगा, तो वही दो गो आपका फोकस है, ठीक है, फोकस, ठीक है। तो ये कुछ हुआ आपका उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। देखिए तो उत्तल लेंस को कैसे सटाया हुआ काट के, उसको ध्यान से देखिए। अवतल लेंस को भी वैसे ही किया हुआ, लेकिन बस जो सटाने का जो तरीका है ना उल्टा कर दिया गया, ये वाले सरफेस उलट के हमने सटाया है। जैसे देखिए ये अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस का, ठीक है, तो अवतल लेंस भी क्या है, आपका गोला का एक हिस्सा रहा होगा, ठीक है, उसको दो गोला को काटा गया होगा, दो गोला को काट करके आपको ऐसे मिलाया गया हो, एक गोला ये है और आपका एक गोला कुछ इस तरह से रहा होगा गोलीय लेंस, दोनों को काट उल्टा में सटा दिया गया है, ठीक, उल्टा में, तो ये आपका बन जाता है आपका अवतल लेंस, ठीक है। तो ये भी दो गोला है तो क्या इसमें होगा, इसमें भी क्या होगा आपका दो गो आपका वक्रता केंद्र होगा और दो गो क्या होगा आपका फोकस होगा, ठीक है। ये जो आपका उत्तल लेंस है उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब हमने प्रकाश का प्रवर्तन में आपको बताया था कि अभिसारी क्या होता है, कि अगर बहुत सारा प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है और कि वो आपको जो भी माध्यम है, ठीक है, अथवा लेंस या दर्पण है, उसे टकराने के बाद आपस में आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाते, देखिए यहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें है ना, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, यहाँ से अलग अलग प्रकाश की किरणें यहाँ से आपको आ रही है अलग अलग, और आपको लेंस से अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तन ही कहेंगे ना क्योंकि परावर्तन तो दर्पण में होता था, अपवर्तन मतलब एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, अपवर्तन है आपका।
ठीक है, तो ये आपका लेंस या अपवर्तन होने के बाद आपको एक बिंदु पर मिल जाती है इस तरह की चीजें, उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में कि आप अभिसारी अपसारी से क्या समझते हैं। इसको ऐसे ही डील करना है आपको कि अगर आपको ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है और क्या बोलते हैं उसको, जो लेंस है उसको एक बिंदु पर ऐसे मिला दे रहा है, उसको कहेंगे अभिसारी। और अपसारी क्या है आपका, अपसारी है कि अगर कोई बिंदु से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही है और उसको क्या कर दे रहा है, आपको दूर फैला दे रहा है, दूर आपको फैला दे रहा है, उसको हम लोग कहेंगे अपसारी। ठीक है, आई होप आपको अभिसारी अपसारी समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि अभिसारी अपसारी क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर तो आज के क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या करिए आप लोग, थोड़ा पढ़ के आइएगा, फिर हम डिटेल में जानेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, कि लेंस क्या है, कैसे है। और आप लोग टेस्ट में जो देते हैं उसमें देखते हैं कि बस 15 मिनट का टेस्ट है, 7 मिनट में दे करके निपट गया है, वो 24 क्वेश्चन है, 14 को सही हुआ है। तो थोड़ा पूरा 15 मिनट टाइम लीजिए ना, क्वेश्चन पूरा सही कीजिए, टोटल जितना क्वेश्चन है ऐसे मान लो 24 क्वेश्चन है तो कम से कम 20-22 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना। ठीक है, तो आप लोग टाइम लीजिए, ऐसा थोड़े ना है कि ट्रेन पकड़ना है भागना है कहूँ। ठीक है, टेस्ट मतलब जो पूरा टाइम दिया हुआ है, या ऐसे कम टाइम लिए या क्वेश्चन कम सही हुआ तो वो थोड़ा ना अच्छा बात है। कोई बच्चा 15 के 15 मिनट टाइम ले लिया और क्या बोलते हैं पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर दिया, तो वो मूल चीज है आपको करना है ना। कोई भी हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, पहले हम कॉपी लिख कर दे दिए और हमने सब आधा अधूरा लिखा छोड़ छाड़ दिया, तो वो सही बात थोड़े ना है। जो भी लिखे टाइम, जब हमको 3 घंटा टाइम मिला तो 3 घंटा पूरा एग्जाम देंगे हम, और जो भी सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। टेस्ट में आप सभी लोग टेस्ट में हिस्सा लीजिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, जाइए आप लोग रेडी होइए। टेक केयर, सी यू।